नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे रहने वाले हैं, तो इसी के बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस बार इसरो URSC ने अपना पैटर्न थोड़ा चेंज करा है। पहले जो क्वेश्चन आते थे वो 60 क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चन की लिमिट बढ़ गई है। अब 80 क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हमें 90 मिनट में सॉल्व करना है। तो अब ये पैटर्न इसरो VSSC जैसा हो चुका है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, जिसे मैं कह रहा हूँ कि ये इसरो URSC का दिल है, वो है नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी में आप क्या क्या कवर करेंगे? आप बेसिक ऑफ सर्किट, जिसमें आते हैं AC एंड DC सर्किट, देन सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस, देन आएगा यहाँ पे नेटवर्क एलिमेंट। नेटवर्क एलिमेंट में आपके इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स आप इसमें यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा बन के आ रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में आपके आते हैं इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कंडीशन। तो इनके ऊपर आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन के आते हैं, प्लस इसमें से न्यूमेरिकल भी यहाँ पे बनते हैं। इसरो के जो न्यूमेरिकल हैं वो डायरेक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब आप ऐसा मत सोचना कि आपने फॉर्मूला अप्लाई करा और इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। फॉर्मूला तो अप्लाई होगा, लेकिन आपको वहाँ पे माइंड भी लगाना पड़ेगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल के, और जिसने इसरो के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो उसको किसी भी और एग्जाम में न्यूमेरिकल के सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। देन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है पावर इन AC सर्किट। मैं यहाँ पे टॉपिक्स को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ और मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ। पावर इन AC सर्किट में आपको क्या पढ़ना है? ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का ही पार्ट है। इसमें आपको RL लोड, RLC लोड, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है पावर फैक्टर ट्राइंगल, जिसमें आप पढ़ेंगे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। इतना करने के बाद अब दूसरा सेक्शन शुरू होगा, वो होगा इलेक्ट्रिकल मशीन का। इलेक्ट्रिकल मशीन में आप ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जैसे कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसमें आपको टर्न रेशियो भी पढ़ना पड़ेगा, और ट्रांसफॉर्मर के जो बेसिक फॉर्मूलेस होते हैं EMF के, टर्न रेशियो के, एफिशिएंसी के, उनको आप याद कर लेना। देन टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर में आपको कंजर्वेटर, ब्रीथर, इंसुलेशन ऑयल, इनके बारे में पढ़ना होगा। देन इलेक्ट्रिक मशीन में आपको पढ़ना होगा DC मशीन के बारे में। DC मशीन में आपको DC मोटर और DC जनरेटर दोनों के बारे में पढ़ना होगा। देन इनका कंस्ट्रक्शन। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन में बहुत बार आई है, वो है फ्लेमिंग के नियम। क्योंकि दोस्तों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है DC मोटर में, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई होता है DC जनरेटर में। तो इसरो URSC में ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। इसके बाद इनके लॉसेस इन DC मशीन, और ये ट्रांसफॉर्मर के लिए भी वैलिड होगा दोस्तों। आप ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस भी पढ़ लेना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? टाइप ऑफ DC मशीन। काफी सारे टाइप्स होते हैं DC मशीन के। फॉर एग्जांपल सीरीज मोटर, शंट मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, अंडर कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल मोटर। तो इनके बीच का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, इसके एडवांटेजेस एंड इनके डिफरेंस। तो इन दोनों चीजों पे आपको फोकस करना है। देन DC मोटर कई अलग अलग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती है, तो इनकी एप्लीकेशंस को भी आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों आप कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी आप PGCIL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो भले ही आपको टॉपिक ज्यादा लग रहे हो, लेकिन इनमें से आपने काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर रखे होंगे। सेम चीज अब आती है सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर के लिए। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप पढ़ना है इनका एक्साइटेशन। अब इनके एक्साइटेशन 3 तरह के होते हैं, अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन एंड नॉर्मल एक्साइटेशन। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और तीनों एक्साइटेशन में अल्टरनेटर कैसा बिहेव करता है और सिंक्रोनस मोटर कैसा बिहेव करता है, दोनों के बिहेवियर बदल जाते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। देन यहाँ पे एक्साइटेशन मेथड भी आप पढ़ लेना, किस तरीके से हम सिंक्रोनस मोटर या अल्टरनेटर को एक्साइट करते हैं, एंड देयर एप्लीकेशन स्पेशली इन ट्रांसमिशन लाइन। जैसे सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज होता है, अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो इनकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। देन एक इंपॉर्टेंट चीज है टाइप ऑफ अल्टरनेटर। 2 तरह के टाइप होते हैं अल्टरनेटर के, साइलेंट पोल और नॉन साइलेंट पोल। दोनों का डिफरेंस आप एक बार पढ़ लेना। देन आता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आए थे कि वाई सिंगल फेस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, कैपेसिटर मोटर कैसी होती है, इंडक्शन मोटर कैसी होती है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आए थे। क्वेश्चन लॉजिकल थे। स्टेपर मोटर का क्वेश्चन था, तो आप स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर और बाकी सारी जितनी भी मोटर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों देन 4th पॉइंट पे आएगा पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ज्यादा डीप में नहीं जाना है इसके, लेकिन इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है? ओवरहेड इंसुलेटर्स, ओवरहेड केबल। ओवरहेड इंसुलेटर में जैसे क्लास A, क्लास B, क्लास H,
इस तरह के इंसुलेटर पूछे गए थे। और अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में भी क्वेश्चन आए थे, जैसे XLPE केबल होती है वो अंडरग्राउंड केबल होती है, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देन यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर भी कवर कर सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल में कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी यहाँ पे आने वाला है, और इसको देख के आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना, क्योंकि दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैं इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारी सिमिलरिटी दोनों के बीच में है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में हमें क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, सेल्स एंड बैटरी में काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से करना है। खासकर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो आपको बहुत अच्छे से इसमें करनी पड़ेगी। देन सेल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें यूज होता है, इनके बारे में आप पढ़ लेना। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को स्किप मत करना। इसमें दोस्तों न्यूमेरिकल भी काफी सारे आते हैं, और ये सारे न्यूमेरिकल लॉजिकल होते हैं, तो ये पार्ट आप अच्छे से कवर करना। देन सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे आप सर्किट ब्रेकर के टाइप्स को पढ़ लेना, और बेसिकली इसमें क्या लेना है, आपको ओवरव्यू लेना है, और सर्किट ब्रेकर की रेटिंग्स को भी आप याद कर लेना कि कौन सा सर्किट ब्रेकर किस रेटिंग में इस्तेमाल करा जाता है। दोस्तों इल्यूमिनेशन का पार्ट ज्यादा कुछ मुझे दिखा तो नहीं था, तो आप बेसिक ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पे कवर कर सकते हैं। देन यहाँ पे शुरू होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। इस URSC में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी काफी ज्यादा आया था। इसमें आप क्या क्या कवर करेंगे, इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। ओपैम हो गया, क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर हो गया। क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर को आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बन के आते हैं। खासकर ओपैम हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे बन के आते हैं। और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी आप एक बार ध्यान से देख लेना। बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से मेरा मतलब है मॉड्यूलेशन या टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। कई तरह के मॉड्यूलेशन के टाइप होते हैं, उनको आप एक बार देख लेना। देन यहाँ पे आता है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो यहाँ पे आप ब्रिजेस पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन में। इसमें आप और क्या पढ़ सकते हैं, इसमें आप वो इंस्ट्रूमेंट को पढ़ सकते हैं कि, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस पावर सोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट AC के लिए इस्तेमाल होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट DC के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में इसको कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा बेसिक। अब दोस्तों क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे 80। तो पहले 60 क्वेश्चन में क्या था कि आपके ऑलमोस्ट 55 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और 5 से 6 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल थे। तो अगर इस बार 80 क्वेश्चन है तो आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे बेसिक अर्थमेटिक के। ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन 10th क्लास के होंगे, मीन, मोड, मीडियन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते ये। तो अगर आपने बेसिक मैथ करी हुई है, इन क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन होंगे। अब मुझे ऐसा फील होता है कि एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होंगे। तो आप मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो गए और 5 से 7 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हो गए। तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपके टोटल न्यूमेरिकल बेस होंगे और 60 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल बेस होंगे। और आपको लगभग 1 मिनट से कुछ टाइम ज्यादा मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करने हैं अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में यही भी समझ आ गया मुझे कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, तो आप अपना काफी टाइम बचा सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते भी हैं तो सबसे पहले अपना थ्योरेटिकल पार्ट कवर करें, उसके बाद आप न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएं, क्योंकि इस रो में न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल नहीं आते हैं। आपको कहीं ना कहीं वहां पे लॉजिक अप्लाई करना होगा। और कभी कभी ऐसा होता है हमें आंसर पता होता है लेकिन लॉजिकली हम उस टाइम नहीं सोच पाते, हमारा टाइम वेस्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है, जब हम अपना एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर देते हैं तो एक चेन रिएक्शन सी बनती है। हम हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। तो उसी गलती से बचने के लिए सबसे पहले आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कवर करें, देन आप न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सिलेबस रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।